डुअल नेचर में क्या क्या होता है बताओ मेरे सर मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डुअल नेचर शो करती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। को। हाँ बेटा, वेरी गुड। और सर वेव नेचर के फिर हमने आगे उसके वो करे थे डिस्कस पार्ट्स। हाँ हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे अपन ने। वेरी गुड। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसमें अपन ने देखा था वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नथिंग बट लाइट, है ना, जो अपन को दिखती है। तो इसमें अपन डिस्कस कर रहे थे वेव नेचर। ठीक है, और बेटा अपन डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर को अपन और क्या कहते हैं, इसको क्वांटम क्वांटम थ्योरी भी क्या कहा जाता है ना। और ये पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल को अपन फोटॉन्स कहते हैं, है ना। लाइट के जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी आते हैं इनको अपन फोटॉन्स कहते हैं। वेव नेचर, तो वेव नेचर में अपन ने देखा था कि जो अपनी लाइट है, वो लाइट या कोई भी रेडिएशन, जनरली अपन लाइट में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइट अपन को दिखती है ना। लेकिन हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखे जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक्सरे का, जो आपको दिखता नहीं है ना। लेकिन अपन जब फिल्म लगाते हैं तो अपन को मालूम पड़ जाता है, बोन्स में कुछ क्रैक होते हैं तो वो फिल्म में कैप्चर हो जाते हैं। तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आंखों से दिखे जरूरी नहीं है। दे रिक्वायर सम इंस्ट्रूमेंट्स टू कैप्चर देम, है ना। तो इसमें वेव नेचर जो है, मतलब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स आती हैं अपने ऊपर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चल रही होती हैं, है ना। और इसको अपन वेव नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। अपन ने देखा था कि वैक्यूम में सभी रेडिएशन एक ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एक स्पीड से ट्रैवल करते हैं, है ना। उसको अपन कहते हैं सी। ठीक है, और सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या था, उन्हीं बताओ मेरे को। उन्हीं पे आवाज आ रही है। फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी था। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। मतलब कितने वाइब्रेशंस पर सेकंड हो रहे हैं, है ना। जैसे मैं अपना हाथ यहाँ पे रखता हूँ, है ना, ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ, फिर मीन पोजीशन पे लाके नीचे लाके फिर वापस से यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये पूरी कंप्लीट साइकिल्स हो गई, साइकिल हो गई, है ना। तो लाइट सी की स्पीड से 3 × 10⁸ की स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, और इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगी, है ना। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो जल्दी जल्दी वेव्स निकल रही है ना। तो जैसे मैं अगर दो वेव कंपेयर करूंगा, जल्दी जल्दी वेव्स आ रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होनी पड़ेगी। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था। गुड इवनिंग अंशिका बेटा। गुड इवनिंग सर। तो जस्ट वी वर डिस्कसिंग और लास्ट क्लास, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में नापी जाती है। ये अपन ने देखा था, हर्ट्स को पर सेकंड भी कहा जाता है। कितने कितने वाइब्रेशंस पर सेकंड वेव में जनरेट हो रहे हैं। लैम्डा वेवलेंथ है, अपन ने ये देखा था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है आयुष, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग तरह के होंगे। कौन कौन से तरह के हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई आइडिया मेरे को बताओ।
बताओ बच्चों, एनी गेसेस? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है ना। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कॉस्मिक रेज से। गामा रेज, बहुत सारे तरह तरह के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक्स रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये लिख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद आपका इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स, ठीक है, टीवी वेव्स और रेडियो वेव्स। तो ये अलग अलग आपके स्पेक्ट्रम है, मतलब पूरा कवर करा है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है। कॉस्मिक रेज जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होंगी, इधर आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये करीब 3 × 10⁻22 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 3 × 10⁻22। अब आप देखिए मतलब कितनी जल्दी जल्दी 8 सेकेंड में 3 × 10⁻22 वाइब्रेशंस पर सेकेंड वेव में हो रहे होंगे, मतलब कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की, ठीक है। गामा रेज जो है 3 × 10⁻20 लगभग, ठीक है। और ये है एक्सेस 10⁻18, 3 × 10⁻18, ठीक है। यूवी रेज है 3 × 10⁻16, ठीक है। ये आती है विजिबल लाइट। अच्छा, इसी हिसाब से इनकी वेवलेंथ भी होंगी, समझ आ गया, इनकी वेवलेंथ भी रहेगी। ये तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट आ गई, माइक्रोवेव्स आ गई, टीवी वेव्स आ गई, रेडियो वेव्स आ गई, ये सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। समझ आ गया? ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है विजिबल लाइट के करीब 3 × 10⁻14 के आसपास होगी। इंफ्रारेड 3 × 10⁻10 के आसपास रहेगी, 3 × 10⁻10 से थोड़ा सा ज्यादा, 3 × 10⁻13 के आसपास, है ना। फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ ये हर्ट्स में। तो बढ़ती आ रही है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती आ रही है तो इनकी एनर्जी भी बेटा बढ़ती आ रही है, ठीक है। समझ आ गया? तो सबसे ज्यादा एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इनका, अंशिका बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगा? अंशिका आवाज आ रही है? Yes, sir. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है ना उतनी ज्यादा एनर्जी होती है,
Yes, sir. हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक रेज की होगी, फिर गामा रेज की Yes. होगी, है ना, लिख लो आप लोग। ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ये इनका वेवलेंथ का भी ऑर्डर बता देता हूँ मैं, है ना। वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ कॉस्मिक रेज की होगी 10⁻−18 मीटर, 10⁻−18 मीटर। गामा रेज की होगी 10⁻−14 मीटर, है ना। ये इनकी वेवलेंथ है मीटर के अंदर, ठीक है। और एक्स रेज की 10⁻12 मीटर। समझ आ रहा है लगभग इतना होगा, 10⁻−10 मीटर के अंदर वेवलेंथ है। इस तरह से आप वेवलेंथ भी लिख सकते हो, ठीक है। विजिबल लाइट जो है, ये खास मेंशन करना चाहूंगा मैं, है ना। विजिबल लाइट जो है, अपन आपने पढ़ा होगा कि प्रिज्म में कौन कौन से कलर्स देखने को मिलते हैं, बताइए। जब सनलाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं, अपन पास करवाते हैं, तो हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स यू ऑब्जर्व, कौन बताएगा मेरे को, उन्हीं बताओ। उन कलर्स को अपन कैसे याद रखते हैं? सर विबग्योर। हाँ, वेरी गुड, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें से वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। आपको पता है अल्ट्रा वॉयलेट रेज अपन को नुकसान पहुंचा देती है ना। अगर अल्ट्रा वॉयलेट रेज ये अपन पढ़ते हैं, है ना, कॉजेज स्किन कैंसर। और अपन ने ओजोन लेयर की बात पढ़ी होगी अपने साइंस में, जूनियर क्लासेस में, कि ओजोन लेयर में होल हो जाता है, तो जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज आपके अंदर नीचे तक आती है ना, और अपनी सनबर्न हो जाता है अपन को अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट में, अच्छा, अपन को सिर्फ इतना सा ही दिखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ इतनी सी दिखेगी अपन को, समझ आया। इतना सा ही दिखने वाला है अपन को, बाकी की ये वाला, ये और ये नहीं दिखेंगे। इवन इंफ्रारेड भी नहीं दिखेगा, माइक्रोवेव भी नहीं दिखेंगे, टीवी वेव भी नहीं दिखेंगे, रेडियो वेव भी नहीं दिखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये अपन को नहीं दिखने वाले, लेकिन देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन हेल्प अस टू डिटेक्ट देम, ठीक है। जैसे रेडियो वेव जो है, रेडियो कैच कर लेता है। इंफ्रारेड से हीटिंग होती है, इंफ्रारेड कैमराज आता है जो नाइट विजन में होता है, तो जिससे अपन इंफ्रारेड इमेज देख सकते हैं और पता लग जाता है कि रात को इज समवन देयर इन द नाइट और इन द डार्क, बिकॉज वो इंफ्रारेड रेज जो हीट होती है उसको कैप्चर करता है। तो इन हर तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपन आंखों से ना देख पाए, बट वी कैन एक्सरे, तो आप जानते हैं एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको अपन आई से नहीं देख सकते, बट वी पुट अ फिल्म, उस फिल्म के पे कैप्चर हो जाती है उसका असर। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप इनको देख पाओगे या डिटेक्ट कर पाओगे, मोर प्रिसाइसली डिटेक्ट कर पाओगे। इसमें से कुछ हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ऐसा है जिसको आप देख सकते हो आंखों से, उसको अपन विजिबल लाइट कहते हैं, लाइट के तौर पे देख सकते हो उसको। और इस लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स या कलर्स, मोस्टली वैसे तो और भी ज्यादा होंगे, मेन मेन ये हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें वॉयलेट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी, मैक्सिमम एनर्जी रहेगी, ये ध्यान रख लेना, मैक्सिमम एनर्जी और इसकी मिनिमम वेवलेंथ, है ना। तो और रेड का जो होगा, रेड का सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है, ये पढ़ा है आपने। और रेड की सबसे बड़ी वेवलेंथ का अपन क्या यूज उठाते हैं, कहाँ पे काम में लेते हैं रेड लाइट को अपन? सर जब हमें डेंजर का सिग्नल देना होता है। हाँ, जितना भी डेंजर का सिग्नल होता है, स्टॉप का सिग्नल होता है, उसमें रेड लाइट ही क्यों होती है? व्हाई रेड लाइट इज यूज्ड इन सिग्नल्स? क्योंकि रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना, सबसे बड़ा होता है, इस तरह का सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा। तो
मैक्स, ये विजिबल की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा। विजिबल लाइट में सबसे बड़ा वेवलेंथ रेड का होगा, है ना, और यहाँ पे तो वॉयलेट का वेवलेंथ छोटा सा होगा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना। बार बार बहुत सारी वेव्स आ जाएंगी, छोटी छोटी वेव्स आ जाएंगी, है ना। रेड लाइट की वेव बड़ी है तो कम वेव्स आएंगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि वेवलेंथ बड़ी है। समझ आ गया? फील आ रही है आप लोगों को? कैसे सोच रहा हूँ मैं, कैसे बता रहा हूँ, कैसे याद रखोगे? मैक्सिमम वेवलेंथ के कारण रेड लाइट हैज अ टेंडेंसी टू ट्रैवल longer distances and that's why the red light is used in signals। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि वेवलेंथ बड़ी हो गई तो कम वेव निकल पाएंगी, है ना। तो वेवलेंथ बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। आप समझ आ गया? और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी और एनर्जी भी कम हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी होती है इसकी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैंने लिखा आपके लिए इधर? तो किस से किस वेवलेंथ तक विजिबल रीजन होता है? ये लगभग 400 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, से 750 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ का रेंज बता रहा हूँ। फोर 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर तक अपन को वेवलेंथ लाइट के तौर पे, कलर्स के तौर पे दिखती है। समझ आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ठीक है, लैम्डा है। ये रेड का, तो आप ऐसे सोचिए, इसमें दो दो वेव्स दे रखी हैं, ए और बी। इसमें से कौन सी रेड है, कौन सी वॉयलेट है? बताओ मेरे को जल्दी से। अदनान, आयुष, ट्राई करो। दो वेव ड्रॉ कर रखी है मैंने, इसमें से कौन सी रेड लाइट की वेव इंडिकेट कर रही है, कौन सी वॉयलेट लाइट की वेव इंडिकेट कर रही है? बता सकते हो आप? हम्म, उन्हीं। यस सर। हाँ बताओ जरा, कौन सी सर ये? बी। हाँ, बी रेड लाइट का होगा, बिल्कुल सही। हाँ, बड़ी वेव है ना, देखो, और फ्रीक्वेंसी कम है, देख लियो। देखा आपने? इतने से गैप में वेव कम बार आ रही है, और छोटी वेव है वॉयलेट की, देखो वेवलेंथ कम है, 400 नैनोमीटर, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, 750 नैनोमीटर का मतलब होता है -9 मीटर, है ना। तो ये अपन ने देखा कि वॉयलेट की वेवलेंथ छोटी है कंपैरेटिवली, तो ज्यादा वेव्स आ गई, ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ज्यादा एनर्जी हो गई। तो आई होप ये क्लियर है सभी को। कोई डाउट? अनवी, अंशिका, एनी डाउट? अदनान, आयुष? नो सर। हाँ तो सर ये ध्यान, हाँ बेटा बता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, तो ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। विजिबल रीजन का याद रखना पड़ेगा आपको कि विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम कौन से कौन सी वेवलेंथ तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपन देख सकते हैं अपनी आंखों से, है ना। सभी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 400 टू 750 नैनोमीटर अपन को दिख जाती है, ठीक है। अच्छा, 400 से नैनोमीटर से कम वेवलेंथ अपन को दिखती नहीं है,
ठीक है, और 750 से बड़ी वेवलेंथ भी अपन को दिखती नहीं है। समझ आ गया? तो ये अपन को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते रहते हैं बड़े सिंपल होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा पर ही आते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ of microwave radiation. Calculate the wavelength of used in domestic microwave oven. ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है माइक्रोवेव्स की दे रखी है 2.45 गीगाहर्ट्ज। गीगा तो पता है ना? गीगा और मेगा क्या होता है? मेगा कैपिटल एम होता है, मेगा मतलब 10 की पावर 6, गीगा मतलब होता है 10 की पावर 9, 9। समझ आया? तो इतने फ्रीक्वेंसी का माइक्रोवेव यूज में आ रही है अपने माइक्रोवेव ओवन में, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? वेवलेंथ आपको बताना है सेंटीमीटर में। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन यूज्ड इन डोमेस्टिक माइक्रोवेव ओवन इन सेंटीमीटर्स। कौन बताएगा? जल्दी से करके बताओ। क्विक। सी, ये वेवलेंथ सभी के सभी आपस में कनेक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर? दे आर कनेक्टेड बाय द फॉर्मूला C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो जल्दी से बताएं मेरे को। क्या आंसर आ रहा है? किसका आया? अंशिका, अन्वी, आंसर आया है क्या? सर कर रही हूँ। गीगा, गीगा का मतलब समझ आ गया? 10⁹ हाँ अंशिका, आवाज आ रही है? Sir, actually I got disconnected. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अपन क्वेश्चन कर रहे थे माइक्रोवेव रेडिएशन जो माइक्रोवेव ओवन में, डोमेस्टिक माइक्रोवेव ओवन में यूज में आती है, उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2.45 गीगाहर्ट्ज। गीगा मतलब होता है 10⁹ हर्ट्ज, है ना। मेगा 10⁶ होता है। ठीक है, तो आपको उसका वेवलेंथ निकालना है माइक्रोवेव का, जो अपने डोमेस्टिक माइक्रोवेव ओवन में यूज में आती है।
हाँ भी हुआ। सर 8.1 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। आंसर C इक्वल टू न्यू लैम्डा है ना, लैम्डा निकालना है अपन को, लैम्डा इक्वल टू C बाय फ्रीक्वेंसी, है ना। और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है 2.45 इंटू 10⁹ है ना, पर सेकेंड। ये पर सेकेंड तो ये मीटर में आंसर देगा अपन को, पहली बात तो, क्योंकि मैंने मीटर पर सेकेंड में लिया है। तो 3/2.45 इंटू, है ना, 3/24.5, ठीक है, ये अपन को करना पड़ेगा। ऐसे ही किया होगा। मीटर, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 300, समझ आ गया। तो 300 डिवाइडेड बाय 24.5 कितना आ रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया। ये आ रहा है 12.24 सेंटीमीटर, समझ गए। तो ये आंसर होगा इसका। क्लियर। अंशिका समझ में आ गया, आयुष, अदनान, उनीफ। Yes. तो इस तरह से आप करेंगे। हाँ, इसमें जैसे मान लीजिए in vacuum, two waves having frequency 3 gigahertz and 4 gigahertz are traveling towards us. Find their speeds. इनकी स्पीड क्या होगी। दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज और 4 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो इनकी स्पीड क्या होगी, बिना कैलकुलेट करे बताना। कौन बताएगा मेरे को। अदनान ट्राई करो, बिना कैलकुलेट करे, बिना कुछ करे, डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ बताओ, बिना कैलकुलेट करे बताना है। कैलकुलेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। अनवी, क्या आंसर है। सर इसका आंसर हो सकता है 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू लैम्डा। नहीं,
मैंने क्या बोला था आपको कि सारी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैक्यूम में है। हाँ वैक्यूम में क्या होगा, सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे, है ना। यस। जी सर। हाँ तो सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगी तो सबकी स्पीड वैक्यूम में सेम होती है, और वो स्पीड है लाइट की स्पीड। स्पीड आंसर क्या होगा, 3 × 10⁸ समझ में आ गया। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड is the speed of these electromagnet, though they have different frequencies। इसमें से जल्दी जल्दी निकलने वाली वेव जो है ना वो 4 गीगाहर्ट्ज वाली है, वो बहुत ज्यादा निकलेगी, है ना। 3 गीगाहर्ट्ज वाली कम निकलेंगी। मतलब एक सेकंड में 4 × 10⁹ वेव्स निकल गई है ना। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि स्पीड वैक्यूम में तो सभी की सेम होगी। अगली चीज जो है दैट इज कुछ और टर्म्स बता देता हूँ। एम्पलीट्यूड मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। एम्पलीट्यूड ये ऊंचाई होती है, इसको जो क्रेस्ट की ऊंचाई कितनी है या ट्रफ की डेप्थ कितनी है, इसको अपन कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से ब्राइटनेस डिसाइड होती है, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस या इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। आ गई बात समझ में। ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये तो लैम्डा कहलाता है, ठीक है। स्पीड इसकी सी होगी, सी और लैम्डा को मल्टीप्लाई करोगे, समझ आ गया। मतलब सी और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सी मिल जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्पीड आ जाएगा, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। अगली चीज ये है कि एक और चीज होती है, वो भी फ्रीक्वेंसी जैसा ही दिखता है, इसको कहते हैं न्यू बार। ऊपर बार लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो न्यू बार का मतलब होता है 1/λ। इसको वेव नंबर कहा जाता है। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे। वेव नंबर न्यू बार होता है 1/λ होता है। इसकी यूनिट होती है पर मीटर या पर सेंटीमीटर या पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ डबल हो जाती है, इस फॉर्मूले से ये भी मालूम चल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी, समझ गए। ताकि स्पीड वही रहे, वेवलेंथ को डबल कर दोगे यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दो, क्योंकि 2 × हाफ 1 ही रहेगा, ताकि सी की वैल्यू वही रहेगी। तो ये अपन को देखना है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी या वाइस वर्सा, ताकि स्पीड वैक्यूम में वही बनी रहे और कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करे। इनको कोई मीडियम चाहिए नहीं होता, मीडियम में भी ट्रैवल कर लेती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब अपन अगले नेचर पे चलते हैं। मैंने बात की थी डुअल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, एक तो वेव नेचर है और दूसरा है पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर का मतलब ये है कि जैसे एक सरफेस है जिसपे अपनी लाइट आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो वेव नेचर है वो तो ऐसे बताते हैं कि वेव आ रही है लाइट,
और पार्टिकल नेचर या फोटोन थ्योरी भी कहलाती है। कि ऐसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं अपने ऊपर, ये लाइट के पार्टिकल्स है, लाइट का पार्टिकल है। इस लाइट के पार्टिकल को क्या कहते हो आप, कौन बताएगा? व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस पार्टिकल ऑफ लाइट? Sir, photons. हाँ, फोटोन। ठीक है, तो ऐसे अगर अपने ऊपर लाइट आ रही है तो बहुत सारे स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन इसको फोटोन को अपन, क्योंकि लाइट है, एनर्जी है, इस फोटोन को अपन पैकेट ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहा जा सकता है ना, क्योंकि एक फोटोन में कुछ एनर्जी होगी, बहुत छोटा होगा ये अपन को ऐसे दिख नहीं सकता, अपन को तो लगता है लाइट लगातार आ रही है, लेकिन एक्चुअली जो लाइट आ रही है वो स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स आ रही है अपने ऊपर, लगातार स्ट्रीम ऑफ फोटोन आ रहे हैं। ठीक है, और इस पैकेट ऑफ एनर्जी, इस फोटोन विच इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट, ठीक है, इसको अपन एक पैकेट की एनर्जी को क्वांटा ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। क्वांटा ऑफ एनर्जी, इसका ये मतलब हुआ बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल तो अपने 50 पैसा 25 पैसा सब बंद हो चुके हैं, है ना। आप लोगों ने शायद 50 पैसे का कॉइन देखा हो, तो आप जो अ, किसी, मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, है ना, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल ट्रांसफर की। अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आप अपना पूरा पेमेंट 1 रुपी के होल नंबर मल्टीपल में ही कर सकते हैं, 10 रुपी, 20 रुपी, 2000 रुपी, 2010 रुपीज। क्योंकि जो अपने सबसे छोटा कॉइन या जो अभी चल रहा है वो 1 रुपी का है ना। तो 1 रुपी के मल्टीपल्स में ही आप पैसे दे सकते हो या ले सकते हो फिजिकली। इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तो अपन 10.5 भी कर सकते हैं ना। फिजिकली अगर अपन कॉइन्स या रुपी नोट काम में ले रहे हैं तो वी कैन पे इन द मल्टीपल ऑफ 1 रुपी ओनली, है ना। हाँ, मेरे टाइम पहला जब मैं छोटा था, है ना, तो 5 रुपी कॉइन, वो 5 पैसा कॉइन भी चलता था, एल्यूमिनियम के कॉइन होते थे, शायद आपने देखे हो, घर में आपके पड़े हो। 20 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, ऐसे बहुत सारे पैसे कॉइन होते थे, है ना। तो उसमें मैं 5 पैसा भी दे सकता था, है ना, ऐसा होता था, बहुत पहले की बात है। अब तो 1 रुपी का कॉइन इज द मिनिमम वैल्यू विच वी कैन यूज। ठीक है, तो इसी तरह से एनर्जी जो पार्टिकल नेचर से अपन रिसीव कर रहे हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, वो होल नंबर मल्टीपल होगी किसका, एक फोटोन की एनर्जी का। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन इज इक्वल टू h इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी।
तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी h इंटू न्यू, या फ्रीक्वेंसी तो अपन जानते हैं, अपन ने देखा है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाय लैम्डा, यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये बात तो क्या कॉमन है कि फ्रीक्वेंसी कैसे करोगे, स्पीड को लैम्डा से डिवाइड कर दो, एच सी बाय लैम्डा लिख दो। ये एक फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, समझ आया? दिस इज एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, ठीक है। जो टोटल एनर्जी आप गेन या एब्जॉर्ब कर सकते हैं लाइट से, दैट विल बी इन द होल नंबर मल्टीपल। टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है, n टाइम्स h इंटू फ्रीक्वेंसी, समझ आया? n h न्यू, ये हो सकती है टोटल एनर्जी। क्लियर? मतलब n कोई होल नंबर है, मतलब मान लो आपने 10 फोटोन रिसीव किए लाइट के, 10 तो नहीं होते, बहुत बड़ा नंबर होता है ना। तो 10 फोटोन रिसीव किए तो एनर्जी कितनी होगी, 10 इंटू एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है, समझ में आ गया? तो अब ये एच क्या भला है, कौन बताएगा मेरे को, व्हाट इज एच, जानते हैं आप लोग? सर प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ बेटा, दिस इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही छोटी होनी चाहिए। क्यों छोटी होनी चाहिए? बताओ। क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम है ना। एक फोटोन की जो एनर्जी है, क्योंकि एक फोटोन लाइट का बहुत छोटा सा पार्टिकल होगा, उसकी एनर्जी कितनी सी होगी, बहुत ही कम रहेगी, है ना, बहुत 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 कम रहेगी, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल की जो एनर्जी है, लाइट के फोटोन की एनर्जी, प्लैंक्स कांस्टेंट एच जो है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। बहुत ही छोटा वैल्यू होगा इसका, बहुत ही छोटा वैल्यू, ठीक है। रीजन बीइंग, क्योंकि एक पैकेट की एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम, क्योंकि लाइट का एक पैकेट की एनर्जी, वरना अपन बहुत सारी एनर्जी एक साथ, बहुत सारे पैकेट्स आते हैं लाइट के, पार्टिकल्स कहते हैं अपन, तो इट शुड बी वेरी वेरी लेस, है ना, इट शुड हैव वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होती है, कोई मेरे को बता सकता है एच की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? ये याद रखना है, जैसे अपन ने एवोगैड्रो नंबर किया था, एवोगैड्रो नंबर याद किया था, उसी तरह से इसको याद रखना है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। एनर्जी की यूनिट जूल तो पता ही है आप लोगों को, तो अगर जूल में लोगे, क्योंकि एनर्जी है ना, तो जूल वाली यूनिट लोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी लोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, तो आपको आएगी 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और सेकंड, यहाँ पे जूल सेकंड था ऊपर, नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड है, दिख रहा है सभी को? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द
फाइंड द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी बतानी है। ऑफ लाइट हैविंग the frequency of 3 megahertz. Energy of single photon. जल्दी से बताएं। कितना होगा? Energy of a single photon is equal to Planck's constant into the frequency of the radiation. बहुत आसान है। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है? ठीक है, 6.626 into 10 to the power minus 34 है, इंटू फ्रीक्वेंसी है ना। इसकी यूनिट क्या थी? जूल सेकेंड। समझ में आ गया? और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अनवी? So मेगा 3 into 10 to raise to power 6. हाँ, मेगा मतलब 10 to the power 6, और इसकी यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड है ना, मतलब 1/सेकेंड। तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ आया? और 3 मेगाहर्ट्ज, और यहाँ पे अपन निकाल लेंगे। ये 10 की पावर 6 है और माइनस 34 है, तो 10 की पावर कितना हो गया? माइनस 34 प्लस 6 हो गया, तो ये कितना हो गया? 10 की पावर कितना आ गया? 4 गए माइनस 28। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 18, 6 to the 12 plus 1 13, 6 to the 18, 19, 19.938 है ना। समझ आया? इंटू 10 to the power minus 28 जूल्स होगी, और ये हो गई 1.99 इंटू 10 to the power minus 27 जूल्स है। ये आंसर आ रहा है सभी का? आयुष, अदनान, पुनीत? जी सर। हाँ, तो ये एनर्जी यस सर। बहुत ही छोटी एनर्जी है, बहुत ही छोटी एनर्जी है ना। लेकिन अपन को लाइट से, जब इतनी एक फोटोन की एनर्जी इतनी कम है, तो फिर लाइट से एनर्जी मिलती कैसे है अपन, है ना। लाइट से एनर्जी मिल जाती है अपन को क्योंकि एक फोटोन नहीं आता, बहुत सारे फोटोन्स आते हैं। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेंगे तो आप क्या लोगे? एनर्जी इक्वल टू एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एच की क्या वैल्यू थी? 4.14 इंटू 10 to the power minus 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, है ना। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिख लेना आप। फोर 4.14 इंटू 10 to the power minus 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। एच की वैल्यू ये ले ली मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, इंटू 3 इंटू 10 to the power 6 हर्ट्स है ना। हर्ट्स का मतलब पर सेकेंड होता है, ये कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रह जाएगा। तो ये कितना हुआ? 4 3 12 पॉइंट, और 14 3 कितना होता है? 42 इंटू 10 to the power minus 15 है और 6 है ना। तो 6 मतलब 10 to the power minus 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, है ना।
और ये हुआ 1.24 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको जूल में चेंज कर सकते हो, करके देख लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, एक बड़ा आसान है चेंज करना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होती है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर जूल्स में एनर्जी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो उसका चार्ज होता है, तो इस वैल्यू के बराबर उसकी, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इतने से, तो आपको जूल में आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? क्या ये बात समझ में आ गई सभी के? सभी बच्चों के समझ में आया है? डाउट? एनी डाउट? अंशिका, अनवी, अदनान, उनीद, आयुष? हाँ बच्चों जल्दी बताओ। सर एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फिर से समझा। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, अभी तक इससे सामना हुआ नहीं होगा, है ना? तो इससे सामना होगा। आपने पेंसिल सेल देखा है? सभी ने देखा है कि नहीं देखा? पेंसिल सेल किस किसने देखा है? अंशिका, कहाँ काम में लेते हैं पेंसिल सेल? अनवी बताओ। पेंसिल सर सेल? वॉचेस में, हाँ वॉचेस में। वॉचेस में, हाँ क्लॉक में काम में लेते हैं अपन, हर जगह अपने रिमोट्स में काम में लेते हैं। कितने वोल्ट का होता है वो? देखा कभी? एक जो पेंसिल सेल होता है कितने वोल्ट का होता है? उन्हीं बताओ। सर 6 वोल्ट। 6 वोल्ट नहीं होता, 1.5 वोल्ट होता है वो। देखना, पेंसिल सेल जो अपन रिमोट में डालते हैं, जो अपन घड़ी में डालते हैं, हाथ वाली घड़ी में नहीं, हाथ वाली में तो बहुत छोटा आता है, वो बटन वाला होता है। जो अपना क्लॉक होती है ना, वॉल क्लॉक, उसमें पेंसिल सेल डलता है, 1.5 वोल्ट का होता है। देखा ना अपन ने, ऐसा होता है। अच्छा, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसका पॉजिटिव होता है, ये भी अपन जानते हैं। ठीक है, अगर अपन क्या करेंगे, वायर कनेक्ट करते हैं इधर से और ऐसे, है ना, दोनों टर्मिनल अभी तो अलग अलग है, इसको कॉपर के वायर से कनेक्ट कर दो। ये तो आपने एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे आपकी जूनियर क्लासेस में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा माइनस वाले टर्मिनल से, ऐसे 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 खिंचता चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, है ना, और यहाँ पहुंच जाएगा। ये है 1.5 वोल्ट। ठीक है, पेंसिल सेल, एक सेल। बड़े भी आते हैं जिसमें 9 वोल्ट का होता है, एक स्क्वायर जैसा बॉक्स जैसा आता है जो टॉर्च में लगता है, वो बॉक्स जैसा 9 वोल्ट का होता है। जब इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वैसे तो वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, आपने पढ़ा होगा, है ना, रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रॉन की स्पीड धीरे हो जाएगी, करंट थोड़ा सा धीरे हो जाएगा। लेकिन जब आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में मान लो रेजिस्टेंस नहीं है और इलेक्ट्रॉन फ्रीली जाता है, तो कितने वोल्ट से एक्सेलरेट हुआ है? 1.5 वोल्ट ने एक्सेलरेट किया। तो ऐसे जब इलेक्ट्रॉन 1.5 वोल्ट से एक्सेलरेट हुआ तो उसकी एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। ये मतलब होता है। अगर मान लो मैं 10 वोल्ट का एक सेल ले लेता हूँ, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, है ना, तो उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी की यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अगर 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं, तो 100 वोल्ट लगाते हैं, अपने घर में 240 वोल्ट आता है ना, तो 240 वोल्ट के 2 प्लेट लगा देते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, है ना, तो उसकी एनर्जी 240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी।
क्योंकि 240 वोल्ट से उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है। क्या ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ। उमी, वंदान, आयुष, अंशिका, समझ में आया बेटा? Yes, हम्म, yes. आयुष, उनीब, तो ये यूनिट है, ऐसे याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी, जितने वोल्ट से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है ना, उतनी उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है, तो ये तो जनरल बात हो गई। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहे तो बोले हम तो नहीं, हमें तो नहीं पता इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना, हम तो जूल में काम में लेते हैं। आप जूल ही काम में ले रहे थे अभी तक तो आपकी जूनियर क्लासेस में, तो टेंशन की बात नहीं। अपन बोलेंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर जूल में वैल्यू होती है उसकी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन ने देखा ही था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो कूलम ना लिख के यहाँ पे जूल लिख दो, इतनी एनर्जी होती है। तो अगर आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो यहाँ पे जूल में बताओ एनर्जी, तो अपन बोलेंगे ठीक है कर लो जूल में कन्वर्ट। कैसे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दो जूल वाली, है ना, 1 EV की वैल्यू रख दो, यू विल गेट योर आंसर इन जूल। जो पता, या आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते थे कि एच की वैल्यू जो आपने जूल वाली रखी तो जूल में आंसर आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली रखी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आया। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? कोई डाउट इसमें बताओ जल्दी से मेरे को। अन्वी, समझ में आया? अंशिका? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना है, वैल्यू याद रख लो उसी हिसाब से। क्योंकि जूल क्या है, जूल वैसे तो छोटी यूनिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है ना तो वो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अपन ने यूनिट देखी, और वो जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। समझ आया? तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसी तरह से वेवलेंथ से भी आप फोटोन की, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है ना। ये अब जो टोटल एनर्जी लेन देन होगी वो इसके मल्टीपल में ही होगी। जैसे टोटल मनी जो अपन लेन देन करते हैं किसी फिजिकली, है ना, विद द हेल्प ऑफ आवर करेंसी, तो अपन 1 रुपये के मल्टीपल में ही लेन देन करते हैं। क्योंकि अपना सबसे छोटा कॉइन है 1 रुपये का है ना। मैं अगर बोलूँ आपको कि कहीं जाकर 10.5 रुपीज दे दो किसी शॉप पे जाके, यू कैन नॉट पे 10.5 रुपीज। हाँ, पहले कुछ साल पहले जरूर दे सकते थे, जब 50 पैसे का कॉइन चलता था। 50 पैसा मतलब हाफ रुपी, तो पहले दे सकते थे, अब नहीं दे सकते। इसी तरह से एनर्जी एक फोटोन की जो होगी टोटल एनर्जी, उसका होल नंबर मल्टीपल होगी। समझ आया? क्लियर? तो इसमें अपन देख सकते हैं दूसरी चीज जो मैं बताता हूँ, एच की वैल्यू याद रखनी है आपको। दूसरी चीज है मोमेंटम फोटोन का कितना होगा, क्योंकि पार्टिकल है। पार्टिकल आप जानते हो, कोई भी पार्टिकल होता है अगर चल रहा होता है, ये लाइट के पार्टिकल अपने ऊपर आ रहे हैं, है ना, तो इनका मोमेंटम होता है। तो इनका मोमेंटम कितना होगा, अगली चीज ये अपन को देखनी है। तो लाइट कंटिन्यूसली नहीं आती, बल्कि होल नंबर मतलब पैकेट्स के तौर पे आती है फोटॉन्स। हर फोटोन की एनर्जी एच इंटू फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, या एच सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी को सी बाय लैम्डा लिख दिया, एच सी बाय लैम्डा होती है। ये फोटोन जो है पार्टिकल्स ऑफ लाइट है। तो इनका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना होता है मेरे को बताओ जल्दी से। क्या फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का, कौन बताएगा मेरे को जल्दी से, क्विकली? यस, कम ऑन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम? जल्दी बताओ बच्चों, कौन बता रहा है? अरे बोलो भाई, कौन बोल रहा है, बताओ जल्दी। आयुष, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अदनान बताओ, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? उन्नीब, Sir, mass into velocity. हाँ, मास इनटू वेलोसिटी। mass. वेरी, हाँ वेरी गुड, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, फोटोन का मास इनटू फोटोन की वेलोसिटी। अभी कैसे निकाले?
अब इसमें अपन दो फॉर्मूलों की मदद लेंगे। एनर्जी जो होती है मास से भी रिलेटेड होती है कि मास में कितनी एनर्जी है। ये एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। और एनर्जी एक फोटोन की जो अपन देखते हैं वो एच न्यू होती है, या फिर अपन ने एक फोटोन की जो एनर्जी देखी एच सी बाय लैम्डा होती है। समझ आ रहा है? तो मास इनटू स्पीड स्क्वायर एच, ये एनर्जी तो आइंस्टीन का फॉर्मूला, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। तो एनर्जी को मास में बदला जा सकता है, मास को एनर्जी में बदला जा सकता है ना। तो फोटोन, ये फोटोन के लिए अभी अपन ने देखा, फोटोन की एनर्जी एच न्यू होगी। क्या एच, फ्रीक्वेंसी को अपन ने सी बाय लैम्डा लिख दिया, ठीक है। जब इसको और इसको अपन इक्वेट करते हैं, मास इनटू स्पीड, फोटोन की स्पीड कितनी होगी, सी की स्पीड होगी, क्योंकि फोटोन वो लाइट का पार्टिकल है तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और लाइट की स्पीड वैक्यूम में सी होती है, तो एम सी स्क्वायर तो उसकी एनर्जी है, ठीक है। और एच सी बाय लैम्डा भी उसकी वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी हो गई। ये सी से सी कट गया, है ना। तो ये कितना आ गया, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे ये रह गया। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। ये मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, इधर सीधे हाथ पे अपन नजर दौड़ाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, h अपॉन लैम्डा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन h अपॉन लैम्डा होता है। क्या ये बात सभी बच्चों के समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखना है फॉर्मूला नया फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत आएगी। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है। और इसमें अपन लिखिए क्वेश्चन। एक फोटोन है जिसकी एनर्जी photon of energy of a photon of gamma rays। गामा रेज अपन को स्पेस से भी मिलती हैं, या अपन को रेडियो एक्टिव डिके होता है, जैसे यूरेनियम कोई टूटता है अपने दूसरे एलिमेंट में तो उसमें से गामा रेज निकलती है, हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं ये। अभी अपन ने देखा था कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, है ना। तो गामा रेज आर वेरी हाई एनर्जी रेडिएशन, जो अपन को आंखों से तो नहीं दिखेंगे लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाएंगे अपन। एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ गामा रेज, ठीक है, इज इक्वल टू 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Find the wavelength and momentum of these photons। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के?
एनर्जी जो दे रखी है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, इट इज नॉट गिवन इन जूल्स, तो आप उसको जूल में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू लिखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear to everyone? कौन बताएगा मेरे को जल्दी से आंसर? वेवलेंथ का आंसर कौन बताएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या थी? एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। या तो आप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लो और सॉल्व कर लो, या फिर आप एच की इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट भी काम में ले सकते थे। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल विद अस। तो एनर्जी जो है 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन ने जूल में चेंज कर दिया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, है ना? तो ये देखो 1.24 इंटू 1.6 दिख रहा है आपको? ये एनर्जी कितनी आ रही है? ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं यहाँ पर। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन जूल्स कितना हुआ? कौन बताएगा मेरे को? अनवी बताओ, कितना आ रहा आंसर? एनर्जी कितनी आ रही है जूल में? अंशिका कितना आ रहा है बताओ? कैलकुलेट करो, एनर्जी जूल में चेंज करो। So 1.9 into 10 to raise to power minus 13. हाँ बेटा, वेरी गुड, ये जूल्स में आ जाएगी। यहाँ पर 6 है और यहाँ पे -19 है, तो एल्जेब्रिक सम लोगे पावर का, तो 10 की पावर कितना आएगा? -13 रह जाएगा, और ये 1.6 इंटू 1.24 करोगे तो 1.98 रहेगा। तो ये एनर्जी आ गई एक फोटोन। अब अपन को क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है इस फोटोन की, है ना? मतलब इस फ्रीक्वेंसी, इस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? तो ये hc बाय लैम्डा हो गया, तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये जूल में आ गए तो जूल वाली यूनिट काम में ले ली, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। समझ आया? तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.98। इसको मल्टीप्लाई ना करते तो आप वैसे के वैसे यूनिट्स काम में ले सकते थे। 1.24 इंटू 1.6 ले सकते थे, लेकिन अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई वाली यूनिट काम में ले लो, 1.984 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ठीक है, आपको आंसर नैनोमीटर में निकालना है। तो नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9।
अच्छा 10 की पावर्स को कलेक्ट कर लो, कैसे कलेक्ट करोगे आप? उन्हीं बंदान समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ 10 की पावर -34, ये ऊपर गया 10 की पावर 13 हो गया, -13 ऊपर जाएगा तो +13 हो जाएगा, और +8 तो पहले से ही ऊपर है ना, तो ये कितना हुआ 10 की पावर 13 + 8 कितना होता है 21, तो 10 टू द पावर -34 और 21 तो कितना आया 10 की पावर -13। समझ में आ गया? तो ये तो हुआ लैम्डा हो गया 10 टू द पावर -13, और ये हो गया 6.6, ऐसे ले लो, रफ अप्रोक्सीमेशन कर दो, इंटू 2 डिवाइडेड बाय इंटू 3 है ना, ये 3 है और इसको 2 ले लो। अच्छा 10 की पावर तो मैंने अलग कर दी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कैसे किया मैंने अप्रोक्सीमेशन? क्योंकि वो तो 3 था, इसको 6.63 कर दिया, इसको कर दिया मैंने 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करके 1.9 को 2 ले लिया मैंने, तो 23.3 है ना, 1.5 इस तरह से आ गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये कितना आया? लगभग 9.9 इंटू 10 टू द पावर -13 मीटर। अब इसको ऐसा करना है, इसके भी टुकड़े करना है, 9.9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। समझ आ रहा है? क्लियर? तो 10 टू द पावर -9 मीटर को मैंने क्या लिखा, नैनोमीटर। ठीक है, और 9.9 को मैं अप्रोक्सीमेट कर दूं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये लैम्डा आएगा 9.9 इंटू 10 टू द पावर -4 नैनोमीटर। इसको अप्रोक्सीमेट करके 10 भी लिख सकते थे आप, तो 10 कर दोगे तो 10 टू द पावर -3, क्योंकि 10 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? थोड़ा मुश्किल पड़ गया ना, कैलकुलेशन लेंदी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अनवी, अंशिका, यस सर, क्लियर हो गया। समझ में आ गया? अब इसका मोमेंटम कितना होगा फोटोन का, वो भी निकालना है। 2 पार्ट है इसके, एक तो वेवलेंथ निकाली, एक मोमेंटम निकाला। इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया। क्या फॉर्मूला बताया मोमेंटम का? मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होगा, h/लैम्डा। समझ आया? मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होगा, h/लैम्डा होगा, h/its वेवलेंथ। सर जो हम एच लेंगे वो जूल्स में लेंगे? हाँ जूल्स में लेना बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट है ना ये, ऐसा यूनिट है, तो जूल वाली यूनिट ही लेना हमेशा इसमें। तो ये इसको ऐसे करता हूँ मैं, 10 इंटू 10 टू द पावर -13 मीटर।
इसको मीटर में लूंगा ना, ये वाली यूनिट ले रहा हूँ, क्योंकि नैनोमीटर को भी आपको मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। 9.9 को मैंने 10 लिख दिया कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट करने के लिए, और 10 टू दी पावर ये था। फिर इसको मैंने नैनोमीटर में बदला था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं ऊपर वाली यूनिट ले सकता हूँ, मीटर वाली स्टैंडर्ड यूनिट लूंगा। 9.9 को मैंने 10 लिख दिया, तो ये इससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया बहुत। ये आया 6.626 इंटू 10 टू दी पावर, देखो -34 है, ये -13 है, ऊपर जाके +13 हो गया, -34 +13 और -1 क्योंकि ये 10 की पावर -1 है। तो ये कितना हुआ, 10 टू दी पावर 20 -21 हुआ, -22। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? जब -35 कर दो, -35 +13, 10 टू दी पावर -22 हुआ। और मोमेंटम की जो यूनिट होती है MV kg, क्योंकि kg मीटर पर सेकंड ये स्टैंडर्ड यूनिट है, तो आपको जूल में लेना पड़ेगा h का वैल्यू। आ गई बात समझ में? आई कि नहीं आई बात समझ में? यूनिट समझ में आई सभी के? तो लाइट जो होती है अगर पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है अपने को, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को पार्टिकल नेचर से समझाए जा सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो वेव नेचर से समझाए जा सकते हैं। तो फिर लाइट का अपन कौन सा नेचर माने? दोनों नेचर होंगे, वेव नेचर भी होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा। अपन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो पार्टिकल नेचर से समझाए जा सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो वेव नेचर से समझाई जा सकती है ना। दोनों नेचर होंगे। पार्टिकल को, एक पार्टिकल को फोटोन कहते हैं, तो बहुत ही छोटा होता है और उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी में h होता है। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 होती है, जो बहुत ही छोटी वैल्यू है ना। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट बट वेरी 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 स्मॉल वैल्यू है ना, फॉर सिंगल एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। बट स्टिल लाइट से अपन को काफी सारी एनर्जी मिल जाती है। अपन को थोड़ा सोच के सरप्राइज होगा कि यार ये लाइट से इतनी एनर्जी कैसे मिल रही है, एक फोटोन की एनर्जी तो इतनी छोटी है। एक्चुअल में बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं लगातार अपने ऊपर आ रहे हैं। जैसे सन से लाइट आती है, अपन को हीट फील होती है सर्दियों में, है ना। वाई? बिकॉज लगातार बहुत सारे स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स आ रही है सन से अपने ऊपर। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द लाइट कंटिन्यूसली। those photons are striking on our surface body, and that's how they are transferring the energy to our body, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी होगी वो एक फोटोन की एनर्जी का होल नंबर मल्टीपल होगी। तो मतलब टोटल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ये भी कहने का मतलब है। क्वांटाइज्ड का मतलब कि ऐसे मन मुताबिक कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर फोटोन से लाइट आ रही है, फोटोन से लाइट की एनर्जी आ रही है, तो मन मुताबिक कोई एनर्जी नहीं आएगी। वो एनर्जी जो आएगी एक फोटोन की एनर्जी का होल नंबर मल्टीपल ही होगी। इसको अपन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब समझ आ गया? क्वांटाइजेशन ऑफ मनी मैंने बताया था। अपना सबसे छोटा रुपया जो है 1 रुपी कॉइन है। तो अपन जो पेमेंट कर रहे हैं फिजिकली किसी शॉप पे जाके, किसी सुपरमार्केट में जाके, अगर वी आर यूजिंग द करेंसी, तो I will pay in whole number multiple of 1 rupee only. Then I can pay 2001 rupees, but I cannot pay 2000.5 because सबसे छोटा कॉइन मेरे पास 1 रुपी का है। 1 रुपी के मल्टीपल में ही पे कर सकता हूँ। इसी तरह से तो रुपी का क्वांटाइजेशन हो गया। अगर मैं फिजिकली पे कर रहा हूँ करेंसी को काम में लेके, कॉइन्स को काम में लेके, नोट को काम में लेके, तो पेमेंट इज क्वांटाइज्ड और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 1 रुपी है। इसी तरह से एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो h इंटू न्यू। वो एक एनर्जी, फोटोन की एनर्जी है, सबसे छोटी एनर्जी की वैल्यू एक फोटोन की
एनर्जी है एच न्यू, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। एक फोटोन की एनर्जी सिंगल फोटोन की एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी जो होगी आपको, है ना, वो इसके होल नंबर मल्टीपल में आएगी, है ना, n टाइम्स h न्यू आएगी। h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट whose value can be mentioned in electron volt, or its value can be written in joules also, and that accordingly will tell us कि एनर्जी कैसे आ रही है, आपकी एनर्जी की यूनिट क्या है। यू कैन चूज बोथ। जो फोटोन है उसका मोमेंटम जो होगा आपका, है ना, वो कितना मोमेंटम होगा वो भी निकाला जा सकता है, बिकॉज इट इज अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी विच इज मूविंग टुवर्ड्स अस, ठीक है, विद हाई स्पीड। And what is the speed of this photon? This is 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is the speed of light. और ये जो फोटोन है अपने ऊपर पार्टिकल जो है लाइट की स्पीड से आ रहा है ना, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम होगा h अपॉन लैम्डा, क्योंकि मास अपन को नहीं पता, h अपॉन लैम्डा से अपन ने इसको इक्वल टू mc स्क्वायर में कोरिलेट करके बताया। समझ में आया कि नहीं आया ये? तो ये तो बेसिक थ्योरी हो गई, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, ब्राइटनेस बढ़ती है, तो अपन ने देखा था कि वहां पर वेव थ्योरी में, तो वेव थ्योरी कहती है कि लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी तो वही रही, वेवलेंथ भी वही रही, है ना। मान लीजिए कि दो लाइट आ रही है वेव थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। एक तो ये है, ठीक है, डायग्रामेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, लाइट आपके ऊपर जो आ रही है वो इस तरह से, हाँ, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? ये है ऑप्शन बी, और वो नीचे वाला था ऑप्शन ए। किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, बी का या ए का? बताओ अंशिका, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? दिख रहा है अपन को साफ साफ, बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा सर है। बी का ज्यादा होगा। हाँ, बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो कौन सी लाइट ज्यादा ब्राइट होगी? सर बी। इंटेंसिटी, हाँ, बी वाली लाइट ज्यादा ब्राइट होगी। एनर्जी दोनों की बराबर है, फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर है, वेवलेंथ दोनों की बराबर है। वेवलेंथ तो यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ दोनों की बराबर है, एक ही पॉइंट पे वापस से आके मिल रही है। वेवलेंथ बराबर है दोनों की, फ्रीक्वेंसी भी बराबर है, स्पीड भी बराबर है। ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी? बी की ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से तो अपन को पता चल रहा है कि ब्राइटनेस जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, है ना। यहाँ पे पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से ब्राइटनेस किस पे निर्भर करेगी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। डिपेंड्स अपॉन लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, या वेव से तो बता नहीं सकते, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड की तो बात नहीं करोगे, क्योंकि वेव नेचर वेव थ्योरी है ही नहीं, ये तो पार्टिकल थ्योरी है ना। लाइट पार्टिकल्स, लाइट के पार्टिकल को अपन फोटोन कहते हैं, तो अपने ऊपर फोटोन की एक तरह से बारिश हो रही है ना। तो कब लाइट, जैसे येलो लाइट है, येलो लाइट को मैं ग्रीन में चेंज करता हूँ ना, तो उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब बदल जाती है। मान लो मैं येलो, मतलब वो अलग फोटोन है, ग्रीन लाइट का अलग है, येलो का अलग है,
मान लो मैं ऐसा करता हूँ कि येलो लाइट ही रखता हूँ, लेकिन येलो लाइट को ज्यादा ब्राइट कर देता हूँ, तो ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ येलो लाइट की, है ना। तो ये एक्चुअली कैसे होगा, किस तरह से इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसको वहां पे तो मैंने बताया है कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी। यहाँ पे अपन ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम बढ़ जाएंगे, मतलब जैसे पहले कम आ रहे थे, है ना। ये इस तरह से देखो कि एक केस तो ये वाला है ना, कि आपके ऊपर, आप के ऊपर कुछ फोटोन आ रहे हैं ना, ये फोटोन की स्ट्रीम आ रही है ना। दूसरा केस ये वाला है, I2 और I1, ये दो इंटेंसिटीज है। कहाँ पे इंटेंसिटी, अच्छा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी भी ये सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी। एनर्जी, फोटोन की एनर्जी तो वही रहने वाली है, एक फोटोन की एनर्जी तो h न्यू रहने वाली है, लेकिन कहाँ पे लाइट ज्यादा इंटेंसिटी की दिखेगी, है ना, मोर इंटेंसिटी I2। क्यों? तो यहाँ अपन ब्राइटनेस या इंटेंसिटी को पार्टिकल थ्योरी में, फोटोन थ्योरी में कैसे बताएंगे? मोर ब्राइटर लाइट मीन्स हाउ आई विल एक्सप्लेन, I will say I am receiving the more number of photons per unit time, है ना, that's why the light is more brighter, है ना। हालांकि एनर्जी एनर्जी फोटोन की चेंज नहीं हो रही, क्योंकि एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, वही लाइट है, कलर वही है, येलो लाइट ही है, लेकिन ज्यादा ब्राइट येलो लाइट का मतलब ज्यादा फोटोन्स मेरे ऊपर आ रहे हैं। क्या ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? अंशिका, अनवी, अदनान, आयुष, बताओ जल्दी से मुझे। Just quickly tell me, everybody. Quickly tell me, quickly. Yes, come on, guys. बताओ सर जल्दी, क्लियर है, सर क्लियर है ना। तो और जने जल्दी से बताओ बच्चों। Yes, sir, clear. वेरी गुड। तो मोर इंटेंसिटी, है ना, क्योंकि अब अपन क्योंकि अगले टर्न पे अपन जो है इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, उसमें ये चीजें काम में आएंगी, है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पावर दे रखी है लाइट सोर्स की, तो टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी अगर टोटल एनर्जी, सिंगल फोटोन की एनर्जी तो कितनी होती है? h इंटू न्यू। टोटल एनर्जी कितनी होगी? एन एच न्यू। एन इज द नंबर ऑफ फोटोन जो अपन को मिल रहे हैं। और अगर पावर दे रखी है, पावर कहाँ दी रहती है? दे रखी होती है कहीं पावर? बताओ मेरे को जल्दी से। सभी जगह दे रखी होती है। ट्यूबलाइट, बल्ब दे रखी होती है ना, 40 वॉट है, दे रखा होता है 20 वॉट। देखते हैं अपन, वो पावर ही तो है। तो पावर किसके बराबर होगी? एनर्जी पर यूनिट टाइम के बराबर होगी, E/T, है ना। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, ये तो पढ़ा होगा। और ये जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? N/T h न्यू। तो अगर अपन को लाइट सोर्स की पावर दे रखी है, तो अपन नंबर ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम आपको मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, या पावर दे रखी है तो आपको नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम मिल जाएगी, है ना। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि कितने फोटोन पर सेकंड आपके ऊपर आ रहे हैं, अगर पावर गिवन है तो। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? और कोई डाउट है मेरे से पूछो जल्दी से इसमें। अंशिका, अनवी, अदनान, आयुष, सुनील, पावर दे सर रखी क्लियर है ना, पावर 40 वॉट दे रखा, तो यहाँ 40 लिखोगे, N/T h, और जो भी लाइट दे रखी है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दे रखी होगी, तो यहाँ रख दो, तो एक फोटोन की एनर्जी और नंबर ऑफ फोटोन N/T आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
तो आई होप सभी ने ध्यान से समझा इस टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका अगला टॉपिक जो है अपना इसी का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, इसी का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो क्लास में एंड करता हूँ। ठीक है, एंड सी यू नेक्स्ट वीक। जब तक बिल्कुल ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पार्टिकल्स जब किसी मेटल, लाइट के पार्टिकल किसी मेटल की सरफेस से टकराएंगे तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे, करंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसको अपन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो लाइट के पार्टिकल्स ने धकेल के इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से निकाल दिया है ना, तो वो अपन नेक्स्ट टर्न पे करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस टू प्रूव कि लाइट का फोटोन नेचर होता है। ठीक है, तो लेट मी एंड टुडेज क्लास। आई होप सभी के डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. टेक केयर बेटा, गुड नाइट। All